कैसे हैं आप लोग? बताइएगा। जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए, हमारा जो एसएससी का बैच था उसमें एमसीक्यू हमारे चल रहे थे। चैप्टर 1 हमारा हो चुका है इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद चैप्टर 2 हमारा होगा वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए जी, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। देखिए जी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ये आप लोग कन्फर्म रखें कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, मतलब किसमें विवाह के बारे में बताया गया है? एक मिनट रुकिएगा जी। देखिएगा, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें 10वां मंडल जो है उसमें वर्ण व्यवस्था भी दे रखी है। जो 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो सब इसमें दे रखे हैं। इसमें जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र भी लिया गया है। और इसमें सूर्य सूक्त के नाम से है एक स्रोत, जिसमें विवाह समारोह के बारे में बता रखा है। तो ऋग्वेद में ही 10वें मंडल के अंदर सूर्य सूक्त नाम से एक स्रोत है, ठीक है। चलिए जी, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसको नोट करें साथ साथ में आप लोग। और अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थ वाह कहा जाता था? प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था? ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहले मैंने यूट्यूब पे क्लास ली थी, उसमें भी करवाया था, ठीक है। किस वर्ण को? प्राचीन काल का मतलब है कि वैदिक काल में, वैदिक काल में वैश्य को सार्थवाह कहा जाता था। वैश्य के लिए, अच्छा, ब्राह्मण का काम होता था ज्ञान देना, क्षत्रिय का काम होता था युद्ध करना, वैश्य का काम होता था व्यापार करना, और शूद्र का काम होता था सेवा करना। तो वैश्य जो व्यापार करते थे उनको सार्थवाह कहा जाता था, किसके अनुसार? वैदिक काल के अनुसार, ठीक है। चलिए जी, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये साथ साथ में आप लोग चीजों को नोट कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2018 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? प्राचीन भारत में जो श्रेणी व्यवस्था है उसमें असत्य है, मतलब कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों के संगठन थी, बिल्कुल ये बात सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी निर्धारित की जाती थी, बिल्कुल सही बात है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें व्यापारी और कामगार सबको मिलाकर के रखा जाएगा। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ऐसा नहीं है, ये पूरे भारत में प्रचलित थी। तो आंसर होगा डी, यानी कि ये बात असत्य है, बाकी सारी की सारी ठीक है,
ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2018, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? यजुर्वेद की संहिता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद जो कि गद्यांश और पद्यांश दोनों में गाया गया है। गद्यांश और पद्यांश दोनों में है एकमात्र वेद जिसके दो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है इनमें से। तो ये संहिता मतलब लिखा हुआ मटेरियल। वाज सनेमी जो है, वाज सनेमी, ये यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष में आता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष में आता है। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? लिखें साथ साथ में। और उसके बाद आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए जी, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? कौन सी संस्था? देखो श्रेणी तो मैंने आपको बताया, भारत के अंदर ही कामगार या व्यापारी होते थे उनके लिए होती थी। ठीक है, ये नगर के लिए होती थी, नाना देशी देशी होती थी। मणिग्राम, मणिग्राम जो संस्था है वो विदेशी व्यापार, विदेशों के साथ जो व्यापार करना होता था, जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, तो विदेशी लोगों के साथ जो व्यापार करने की संस्था होती थी उसको बोलते थे मणिग्राम। ठीक है, मणिग्राम, आंसर होगा डी, मणिग्राम। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 6। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द का संबंध है। अगन्य शब्द का संबंध किसके लिए? अगन्य शब्द गाय के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगन्य शब्द का मतलब होता है गाय, गाय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर ध्यान रहे, सबसे पूजनीय पशु गाय, उन लोगों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा होता था। सबसे पूजनीय पशु गाय और सबसे पूजनीय पशु होता था घोड़ा। क्लियर? चलिए जी आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। न्याय दर्शन के संस्थापक थे। देखो कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन के थे, कणाद वैशेषिक, गौतम न्याय और जैमिनी मीमांसा। एक था उत्तर मीमांसा, 6 के 6 लिखवा दूंगा, उत्तर मीमांसा दर्शन है ये। इसके जो रचनाकार थे वो थे वादरायण, और एक है पतंजलि, सॉरी योग दर्शन। योग दर्शन के हैं पतंजलि। ठीक है, तो आंसर होगा गौतम मुनि। क्लियर है जी? 7वां, बताइए सही है? क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला
सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता था? देखिए, ग्रामीणी तो होता था गांव का मुखिया, सेनानी होता था सैनिक, सेना का प्रमुख, पुरोहित होता था धार्मिक अनुष्ठान वाला, बच गया वज्रपति, वर्जपति। तो ये होता था राजा की सहायता के लिए मेन जो बंदा, यानी कि राजा का पर्सनल असिस्टेंट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, वर्जपति। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता के लिए ये तो कर लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए जी क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? जैसे हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ऐसे ही ऋग्वेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय। ठीक है, ऐत्रेय जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है, जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित होगा जी। ठीक है जी, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? पहली बात तो है कि लोहे के अवशेष सबसे पहले अतरंजी खेड़ा यूपी में मिले हैं। अतरंजी खेड़ा यूपी में मिले हैं, और ये सबसे पहले इसका जिक्र जो है वो यजुर्वेद में मिलता है, और लोहे को नाम भी दिया गया है कृष्ण ऐसक। कृष्ण ऐसक के नाम से लोहे को जाना गया है जी। ठीक है जी, यजुर्वेद के अंदर। आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राक्षस प्रकार का विवाह होता था। खरीद कर किया गया विवाह ये तो आसुर होता था। ठीक है, राक्षस प्रकार का विवाह होता था, बंदी बना करके जबरदस्ती विवाह करना, यानी बलपूर्वक, बलपूर्वक दहेज देकर, तो ये ब्रह्म विवाह हो गया नॉर्मल। प्रलोभन या फिर खरीदार एक ही विवाह होता था ये। ठीक है, असुर विवाह। तो बंदी बनाकर किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। 8 प्रकार के विवाह होते थे जी। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 13। इन भगवानों में से किनको लोकपाल या ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में जाना जाता है? तो इनमें आपके यम देवता हैं, इंद्र देवता है, वरुण देवता और कुबेर, इन सबको माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यम देवता यमराज देवता हो गए, कुबेर धन के देवता हो गए, वरुण हवा के देवता हो गए, इंद्र जल के देवता हो गए मेन। स्कंद को नहीं माना गया इसमें, जैसे ब्रह्मा को नहीं माना गया, इनके अनुसार शिव को नहीं माना गया। तो आंसर होगा आपका ए 13 का। ठीक है जी, क्लियर? देखें, इसको नोट करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14।
ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? संपत्ति की अगर बात की जाए तो वैदिक काल में ये डिसीजन लिया जाता है कि कौन कितना पैसे वाला है, वो उसकी गाय को देखकर के आइडिया लगता था। आजकल जमीन देखते हैं, प्लाट देखते हैं, पैसा देखते हैं। उस समय क्या होता था, जिसके पास जितनी गाय उसके पास उतनी संपत्ति। तो गाय जो है वो संपत्ति का एक मेन कारण माना जाता था। भाई संपत्ति आपको गाय से पता लगेगी इंसान की हैसियत। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप वर्णित करते हैं? ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है ये, डन। प्रकृतिवादी भी था, प्रकृति पूजन करते, ज्यादा देवता थे। ऋग्वेद में धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। बिल्कुल, ईरान की एक जैन अवेस्ता नाम का एक ग्रंथ है, उसके साथ विचार मिलते हैं, इसीलिए इस किताब को ईरान का ऋग्वेद भी कहा जाता है। इस पुस्तक को ईरान का ऋग्वेद भी कहा जाता है। वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे ना जी, घर में नहीं किए जाते थे। वैदिक यज्ञ दो प्रकार के होते थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे, वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। बिल्कुल दो प्रकार के होते थे। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 किस में है? डी में। तो आंसर होगा डी। ठीक है जी, क्लियर? ये साथ में क्वेश्चंस को लिख लें भाई आप लोग, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने से काम चल जाएगा। क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा और वेदांत बिल्कुल है, न्याय और वैशेषिक बिल्कुल है, सांख्य और योग बिल्कुल है, लोकायत और कापालिक ये नहीं है। ये दर्शन नहीं थे षड दर्शन में, वो नहीं आते थे। ठीक है, षड दर्शन में ये 6 ही आते थे, ये नहीं आते थे, लोकायत व कापालिक। तो आंसर होगा 16 का सी। ठीक है जी, बताएं, क्लियर है? आगे देखिए जी अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन शब्द ऐसा नहीं कि ग्राम के ज्येष्ठ सभा को करेगा, नहीं जी, धार्मिक संप्रदाय के लिए भी नहीं करता था, प्रशासनिक इकाई अधिकारी भी नहीं होता था। मंदिर रचना शैली को बोलते थे पंचायतन। ये मंदिर रचना शैली से संबंधित है। IAS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े खतरनाक है जी, है ना? ठीक है, क्लियर? आगे देखिए जी अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा सही है। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बात ठीक कह रहा है ये। ठीक है, और इसके अलावा सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म प्रभाव, बाह्य प्रभाव का कारक। ये बात बिल्कुल सही है।
आत्मज्ञान ही आपको आगे तक ले जाता है और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, दर्शन में ये बातें बताई गई है। 2013 के आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुमेलित कीजिए जी। आपको बताना है कि ये तो हो गए वेद और ये हो गए ब्राह्मण ग्रंथ। सही मिलान करना है कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। उसके अलावा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। यजुर्वेद का सतपथ। तो ए का 4 किस में है? ए का 4 एक में ही है, सॉरी ए का 3 दे रखा, 4 नहीं। ए का 3 एक में ही है, आंसर होगा आपका सी। क्लियर है भाई? अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, आरएएस में आया हुआ है। आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन। कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववादी प्रकृति दृग्विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था का प्रतिबिंब करता है। ऋग्वेद के बारे में बिल्कुल फिट बात है। देवताओं की कल्पना नृरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वाले के रूप में की गई थी। बात बिल्कुल सही है। दोनों आंसर होंगे आपके इस क्वेश्चन के। ठीक है जी, चलिए जी आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति ना जी। मूर्ति पूजा और यज्ञ तो था, मूर्ति पूजा नहीं थी। प्रकृति पूजा और भक्ति ना जी, भक्ति तो है ही नहीं, बच गया क्या? प्रकृति पूजा और यज्ञ, बिल्कुल सही बात है। प्रकृति पूजा, इनके देवता होते थे प्राकृतिक, इंद्र देवता, वरुण देवता, सोम देवता, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इसके अलावा पूषण, ये इन लोगों के देवता होते थे। ठीक है, क्लियर? तो यानी कि ना तो मूर्ति पूजा थी ना भक्ति थी, बस यहीं से बात क्लियर। ठीक है, यज्ञ थे और प्रकृति पूजन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जी आप लोग। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? किसकी जानकारी नहीं थी? संयुक्त परिवार, बिल्कुल परिवार एक रहता था। परिवार में सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता था उसको कुलपति बनाया जाता था। कृषि थी जानकारी, विवाह भी होते थे। वर्ण व्यवस्था नहीं जी। कास्टिज्म नहीं था। कास्टिज्म अगर था तो वो जाति प्रॉपर नहीं करेंगे, क्योंकि वो कर्म के आधार पे जैसा काम करेगा वैसे उसकी कास्ट होगी। कैटेगरी बना रखी थी, प्रॉपर वर्ण व्यवस्था आप नहीं कहेंगे, यानी कि जाति प्रथा। ये तो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी, ऋग्वेद काल में कुछ भी नहीं था ऐसा। वो आप लोग जब थ्योरी देखेंगे कंप्लीट, तो वहां पे एक एक चीज मैंने विस्तार से बता रखी है। ठीक है, साथ में थोड़ी सी चाय हो जाए। चलिए जी आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। आर्य काल तथा हड़प्पा काल की प्रमुख असमानता थी। हड़प्पा नगरीय थी, आर्य ग्राम्य सभ्यता थी। बिल्कुल ठीक बात है ये तो। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। बिल्कुल।
आर्य युद्ध क्षेत्रों तथा युद्ध कला में अधिक निपुण थे। बिल्कुल सही बात है। असमानता क्या है? सारी की सारी है, क्योंकि ऐसा कुछ सिंधु सभ्यता में नहीं था। उपरोक्त सभी सारी की सारी बातें आर्यों में थी, उनमें नहीं थी। ये चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पहली देख लीजिए, शहरी सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य समाज के 4 भागों में रहते थे, उनका कोई ऐसा कुछ सीन नहीं था। आर्य युद्ध क्षेत्रों तथा युद्ध कला में अधिक निपुण थे, इनका युद्ध कैसे कोई लेना देना था नहीं, ऐसा कुछ मिला नहीं, इतने हथियार नहीं मिले जितने कि आर्यों के बारे में है। तो आंसर होगा डी, यानी कि सारी असमानताएं हैं। अगला देखिए जी क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? असत्य है लिख सकता था, लेकिन क्या करें। देखो, ऋग्वेद संहिता का मतलब है ऋग्वेद। संहिता तो पुराने ग्रंथों को बोलते हैं, ठीक है, ऋग्वेद की ही बात हो रही है। ऋग्वेद में लगभग 300 गैर भारत यूरोपियन शब्द हैं। बिल्कुल सही बात है, यूरोपियन शब्द हैं 300 के लगभग। ऋग्वेद में 10 राज्य 10 राजाओं के युद्ध का संदर्भ है। बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद में यह उल्लेखित है कि भारत प्रमुख सुदास ने 10 जनजातियों के राज्यमंडल का विरुद्ध लड़ाई की थी। बिल्कुल ठीक बात है। 10 राजाओं के युद्ध के पुरुषों ने भारत का साथ दिया था। नहीं जी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा डी। नोट करें साथ में। उसके बाद देखिए जी, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ऋग्वेद में कौन सी खास बात नहीं थी इनमें से? वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। बिल्कुल थे जी, डन। वे लौह के उपयोग से परिचित थे ना जी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लौह तो उत्तर वैदिक काल में आया है, बाद में आया है। वे गो से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग था। बिल्कुल। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल से परिचित थे। तो आंसर होगा इसमें वे लौह से परिचित थे, यानी कि ये झूठ है, ये गलत है। चलिए जी आगे देखिए, आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत आगमन हुआ लगभग कब? 1500, या वैसे बात करें तो 1750 बीसी के लगभग 1500 बीसी तक, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 1500। प्रॉपर 1500 नहीं होगा वैसे, ठीक है जी। 26 हो गए जी क्वेश्चन हमारे। चलिए जी आगे देखिए, आर्य शब्द प्राय निम्न में से किन लोगों को इंगित करता है? यूरेशिया की एक जाति को ना जी, इंडो यूरोपियन भाषा भाषी समूह के लोगों को हो सकता है, सांस्कृतिक नार्डिक व जर्मनिक ना जी, यह अभी तक रहस्य ना जी। इंडो यूरोपियन भाषा भाषी समूह के लोगों को आर्य, यानी कि आर्यों का मतलब होता था श्रेष्ठ। आर्यों का मतलब होता था श्रेष्ठ। 1 मिनट रुकिएगा जी। चलिए जी, ये क्लियर है। क्वेश्चन हो गया आपका 27। आर्य भारत के संभवतः आए थे मध्य एशिया से। अच्छा, ये बात किसने बताई है? ये बात बताई है मैक्स मूलर ने। आर्य कहां से आए हैं, ये बात बताई है मैक्स मूलर।
मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, चलिए जी। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहां पर आए? पंजाब में। आर्य मध्य एशिया से निकलकर हिंदकुश पहाड़ी के खैबर दर्रे से होकर के हिंदुस्तान में पहुंचे, और सबसे पहले ये बसे थे वैसे सप्त सैंधव में, और जो सप्त सैंधव है वो सिंध के आसपास का एरिया है, वहां पे पंजाब भी है। तो सबसे पहले कहां पर आए? पंजाब में आए थे जी। ठीक है, साउथ इंडिया में कैसे आ जाएंगे जबकि आने का रास्ता उधर था, नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली बहुत दूर रह गया। ठीक है, तो यहां पर आए थे। आंसर होगा ए, पंजाब। चलिए जी आगे। आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह था सप्त सैंधव। सप्त सैंधव उस एरिया को बोलते हैं जहां पे 7 नदियां हो, 7 नदियों वाला एरिया, 7 नदियों वाला एरिया, जिसमें अगर बात करूं मैं तो सिंधु, सरस्वती, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, तो इस एरिया को बोलते हैं सप्त सैंधव एरिया। यहां पर बसे थे सबसे पहले। क्लियर? आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन। भारत हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरबों ने किया था सबसे पहले। यह शब्द का इस्तेमाल अरबों ने किया था, और अरब जो है वो 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में इंडिया में आए थे। 8वीं शताब्दी में इंडिया पहुंचे थे। ठीक है, क्लियर? चलिए जी आगे। प्राचीन काल में आर्यों ने जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो भाई पशुपालन था। वैसे तो पशुपालन नहीं रखा तो कृषि, कृषि भी करते थे लोग, तो वैसे व्यापार भी करते थे, शिकार भी करते थे, लेकिन कृषि हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 32 का आपका आंसर होगा ए। आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन। वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में योद्धा को कहा जाता था सेनानी। सेनानी कहा जाता था। ठीक है, जो योद्धा थे सेनानी कहते थे उनको वैदिक काल में, सेना से संबंधित। अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत का कानून, लॉ गिवर किसे माना जाता है? मनु को, क्योंकि इसने कानून के लिए एक बुक लिखी थी, मनुस्मृति। मनु स्मृति। ठीक है,
क्लियर है जी? 34 क्वेश्चन हो गए हमारे। आगे चलते हैं 35वें पे। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? राजा को राजन के नाम से ही पुकारते थे, शासक, सम्राट व जन। जन तो स्टिक हो गया, जन पे ही राजा होता था, ठीक है। सबसे ऊपर राजन होता था, राजन के नीचे विस्पति आते थे, विस्पति के अधीन ग्रामीणी आते थे, और फिर आता थे कुलपति, ठीक है। तो राजन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? वरुण की पूजा करते थे वो, इंद्र की पूजा करते थे, सूर्य, ये अभी थोड़ी देर पहले ही लिखवाए थे। लक्ष्मी नहीं, इन सब की पूजा होती थी, ये अभी थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था मैंने, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए जी अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आर्यों की विशेषता नहीं थी, कौन सी आर्यों की विशेषता नहीं थी? समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है। सामाजिक जीवन का आधार परिवार था, बिल्कुल ठीक है। धर्मांधता, धर्म में अंधविश्वास था, ऐसा नहीं है। मुख्य व्यवसाय कृषि था, बात ठीक है, यानी कि ये आएगा सी। धर्म में अंधापन नहीं था, अंधविश्वास नहीं था उन लोगों के अंदर, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ण में आर्य काल में समाज विभाजित नहीं था? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे और सभा नहीं थी, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य आएगा, चौथा जो है वो सभा दे रखा है इसमें, ये नहीं आएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। जाति एवं वर्ण में प्रमुख अंतर क्या है? जातियां सीमित है जबकि वर्ण असीमित है, ऐसा कुछ नहीं है। जातियां केवल 4 हैं जबकि वर्ण बहुत सारे, ना जी। वर्ण केवल 4 है जबकि जातियां बहुत है, ये बात सही है, ठीक है। वर्ण तो 4 ही बने थे, बाद में जातियां निकल गई, ये वर्मा जी, ये शर्मा जी, ये वो अलग अलग प्रकार की जातियां निकल गई, ठीक है। तो वर्ण तो 4 ही बनाए थे शुरू में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए जी आगे देखिएगा जी। निम्नलिखित में से आर्यों का कौन सा व्यवसाय नहीं था? कृषि करते थे, बुनाई करते थे, धातु प्रयोग, मछली नहीं पकड़ते थे, क्योंकि इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, समुद्र का जिक्र नहीं है ऋग्वेद में, तो ठीक है। तो आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? पोट्री, बिल्कुल। बढ़ई का काम, आभूषण, सब। लोहार, लोहार कौन होते हैं? लोहे का काम करने वाले। और लोहा तो आया ही नहीं था जी ऋग्वेदिक काल में, आर्यों के शुरुआत में था ही नहीं लोहा, तो आंसर होगा डी, ठीक है। आंसर होगा 41 का डी। आगे देखिए जी अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका आंसर बताइए जी आप लोग। 42 का, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? प्री आर्यन, आर्यों से पहले, क्योंकि वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियां थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियां होती थी, तो ये होगा आंसर ए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वेदों के बाद जो आई कौन सी प्रथा? 4 जो समूह की प्रथा होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही थी मेन प्रथा जो वैदिक काल से प्रचलित हुई। चतुष्ट 4 जो ब्रह्मचार्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये उत्तर वैदिक काल में आया था। और आर्यों का टाइम यानी कि वैदिक टाइम। ठीक है, ये सब तो बाद में वैसे ही दे रखा है। आंसर होगा 43 में बी। आगे देखिए जी, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है। ये 2 भागों में बटा हुआ है, गद्यांश और पद्यांश। सामवेद म्यूजिक, अथर्ववेद अंधविश्वास। अंधविश्वास से संबंधित। ठीक है, आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, देखिए जी, सर्वाधिक प्राचीन वेद है जिसमें ईश्वर की स्तुति के मंत्र हैं। वैदिक यज्ञों की विधि तो बाद में होगी। प्रारंभिक आर्य संस्कृति का वर्णन, हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर स्तुति के मंत्र। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें ये सब है, ईश्वर की स्तुति के मंत्र हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में प्राचीनतम है। इसमें प्रमुख किन देवी देवताओं का वर्णन है? सभी का है जी, वरुण, इंद्र, अग्नि। अगर सबसे ज्यादा बार पूछा जाए तो इंद्र देवता का 250 से ज्यादा बार नाम है इंद्र देवता का इसमें। ठीक है, क्लियर है जी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। देखिएगा जी, ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड, कर्मकांड यजुर्वेद में है। सामवेद संगीत में, अथर्ववेद तंत्र मंत्र। तो जी डी का 3 किस में है? डी का 3 इधर दोनों में है। ठीक है, सी का 1 किस में है? सी का 1 है ऊपर वाले में, तो आंसर होगा ए। बाकी आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, कर्मकांड यजुर्वेद, प्रार्थनाएं स्रोत मंत्र ऋग्वेद, तंत्र मंत्र अथर्ववेद, म्यूजिक सामवेद। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु। शुरुआत में सिंधु, बाद में सरस्वती। शुरुआत में सिंधु, बाद में सरस्वती का वर्णन है बार बार। चलिए जी आगे, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। देखिए आयुर्वेद एक उपवेद है, ये बात याद रखना। एक उपवेद है किसका? ऋग्वेद का। लेकिन इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ये संबंधित किससे है? अथर्ववेद से संबंधित है। और रचना की थी धन्वंतरी ने। धन्वंतरी ने इसकी रचना की थी। ठीक है जी, आंसर होगा आपका टी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है वो आरंभिक विचारधारा है, बाकी बाद में है वैशेषिक, कर्म मीमांसा और योग। सांख्य दर्शन लिखा हुआ है कपिल मुनि द्वारा, वैशेषिक कणाद द्वारा, मीमांसा जैमिनी, योग पतंजलि। पहले लिखवा चुका हूं मैं। ठीक है, टोटल 6 दर्शन है जिनको बोलते हैं 6 दर्शन। आगे देखिए जी, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है गुप्त युग में। गुप्त काल में इनकी सही पहचान हुई है, असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में आया हुआ है। गुप्त काल में इनकी विशिष्ट पहचान हुई है जी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने वेदों का पुनर्गठन किया? वेद व्यास ने। वेद व्यास ने पुनर्गठन किया वेदों का। और वेद व्यास ने
महाभारत को भी लिखा है, महाभारत को भी लिखा है। ठीक है, आगे देखिए जी। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, योग दर्शन के पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा सिको, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया है दारा सिको ने। चलिए आगे। अस्तोमा सदगम्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उपनिषदों से लिया गया है अस्तोमा सदगम्य। 56वां क्वेश्चन देखिए जी फटाफट। वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से 4 भागों में से किस भाग को कर्मकांड के ज्ञान मार्ग के बीच में संपर्क का चरण माना गया है? मतलब कौन से भाग को कर्मकांड और ज्ञान मार्ग के बीच में संपर्क माना गया है? तो आरण्यक है, जिनकी वनों में रचना होती है, जिनकी रचना वनों में होती है और जिनका गायन भी वनों में होता है गुरु के पास बैठकर। चलिए जी आगे देखिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि सांख्य दर्शन सुमिलित कीजिए। ये तो आपको बता दिया, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम और वैशेषिक कणाद। तो देख लीजिए डी का 3 किस में बन रहा है? डी का 3 बन रहा है जी इसमें। सी का 2 किस में बन रहा है? सी का 2 बन रहा है जी इसमें। तो आंसर क्या होगा? सी का 2 वहां भी बन रहा है जी, वहां भी बन रहा है। डी का 3 बन रहा है। ठीक है, 1 का 4 किस में बन रहा है? 1 का 4 किस में बन रहा है? इसमें। तो आंसर होगा डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु के प्रथम 4 अवतारों का सही कर्म है? वराह नहीं आएगा जी। मत्स्य, कूरम, वराह, नरसिंह, ये हैं विष्णु के 4 अवतारों का सही कर्म। मत्स्य, कूरम, वराह, नरसिंह। उसके बाद देखिए जी आज का आखिरी क्वेश्चन। ऋग्वेद का काल में जनता का मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? आप लोग इसका आंसर बताएं जी। बलि और कर्मकांड में। ठीक है, ऐसा तो था ही नहीं, एक ईश्वर तो थे ही नहीं, बच गया ये आंसर। ईश्वरवाद की बात हो रही थी वहां पर। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। इतना ही करेंगे हम लोग, बाकी का होगा अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है मेरी क्लास में। तो चलिए बाय बाय।